नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की तीसरी वीडियो में नेम रिएक्शन सीरीज में। मैंने बोला था एडवांस लेवल पे आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल, कायरल एल्डोल पढ़ेंगे आज। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि कायरल एल्डोल क्यों बोल रहा हूँ, इसका ओरिजिन क्या चीज़ें समझ लेते हैं ना पहले। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि हमने सिमेट्रिकल एल्डोल पढ़ा, अनसिमेट्रिकल पढ़ा और हमने इंट्रामोलिकुलर पढ़ा, काइनेटिक थर्मोडायनामिक इनोलाइजेशन पढ़ा, वो सब 2 वीडियो में पढ़ा। तो उसके आगे आज हम देखेंगे कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एसिमेट्रिक एल्डोल, कायरल एल्डोल क्या बोल रहा हूँ वो आज देखेंगे। सपोज दैट कि मैंने कोई एक कंपाउंड लिया जिसका इनोलाइजेशन पॉसिबल है और मैंने एलडीए बेस लिया। ठीक है, एलडीए बेस लेने के बाद मेरा जो इनोलेट है, ये है मेरा इनोलेट। ठीक है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं इसका इनोलेट फॉर्म बनाऊं, ठीक है, तो वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन से 2 फॉर्म, मैं वो आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, ओरिजिन यहाँ है, सब चीजों का ओरिजिन यहाँ है। देखिए एक बार अच्छे से चीजों को, बस एक बार जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ है और दूसरी बार कहाँ है, ये देखिए। जो ये वाला इनोलेट है इसमें CH3 और ऑक्सीजन जो कि अपने अपने sp2 कार्बन पर हाई प्रायोरिटी रखते हैं ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर, बिकॉज CH3 एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन हैज मोर एटॉमिक नंबर कार्बन एंड ऑक्सीजन हैज मोर एटॉमिक नंबर एज कम्पेयर टू कार्बन ऑफ pH। तो ये दोनों ग्रुप जब एक साइड हो गए तो इसको मैंने बोला Z। क्या बोला मैंने, Z। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, E, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइड हो गए। ठीक है, तो मेरे पास जो ओरिजिन आया असिमेट्रिक एल्डोल का वो यहाँ से आया कि जो मेरा इनोलेट था ना वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था, G इनोलेट और E इनोलेट। ठीक, पहले तो ये समझो मैंने G क्यों बोला, E क्यों बोला। ठीक है, G मतलब जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो सेम साइड हैं, जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड हैं, इसलिए मैंने E बोला, और हायर सेम साइड है इसलिए मैंने Z बोला। ठीक, तो ये चीज पहले याद रखना। तो इसका मतलब मेरा जो कंपाउंड है जब वो इनोलाइजेशन करेगा तो वो 2 फॉर्म में जा सकता है, Z में भी E में भी, जिसमें से एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। मतलब दिखेंगे दोनों ही, बनेंगे दोनों ही, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। ये 2 जो हैं टाइम बीइंग, ये दोनों इनमें बात करता हूँ, ये स्टीरियो आइसोमर है। क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर है, इसलिए जो मेरी ये रिएक्शन हुई असिमेट्रिक एल्डोल, ये क्या हो गई, स्टीरियो सिलेक्टिव हो गई। क्या हो गई है, स्टीरियो सिलेक्टिव। मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन जिसमें से एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। अब कौन क्या बनेगा वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि 2 स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं जिनमें एक मेजर बनेगा और अगला माइनर बनेगा। तो इसीलिए ये एल्डोल रिएक्शंस क्या होती हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं बोला, स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एक बनेगा और वही 100% बनेगा, बात खत्म। इसमें क्या है, 2 बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। वो रेशियो किस पे डिपेंड करता है वो सब चीजें अभी हम देखेंगे। तो पहली चीज हमने ये देख ली कि हमारे पास ओरिजिन कहाँ से आया, असिमेट्रिक एल्डोल का, इनोलेट से आया। ठीक है, पहली चीज ये देख लो। अब थोड़ा सा आप लोग अपना भी दिमाग चलाओ कि अगर मेरे पास 2 एल्डोल हैं, 2 इनोलेट हैं, खुद से भी लिखो चीजें ना, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी जाएंगी चीजें हाथ में, तभी जब पेन चलाओगे तो फियर आउट होगा थोड़ा। ठीक है, तो मेरे पास एक बार ये एल्डोल है, एक बार ये एल्डोल है, दोनों को मैंने CH3CHO से रिएक्शन करा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट लिखो जरा आप सब लोग, चाहे तो वीडियो पॉज कर दो 5 सेकंड के लिए, तो साथ साथ में लिख दो, कोई बहुत कठिन नहीं है। कैसे ये प्रोडक्ट बना वो नहीं बताऊंगा, वो अगली जाके आप अगली वीडियो में देखो, पिछली वीडियो में देखो। ये कौन सा इनोलेट है जरा देखो एक बार, CH3 और O सेम है तो Z है, ये कौन सा है, E है। अब यहाँ क्या क्या बन सकता था, पहले तो मैं इसका रेशमिक फॉर्म लिखता हूँ कि सर इस वाले पे CH3 आएगा, इस वाले पे OH आएगा, इस वाले पे CH3 आएगा। आपने इसका हाइड्रोजन शो नहीं किया है,
सेम इसके साथ भी कर देता हूँ, पहले रेशमिक लिख देता हूँ। तो रेशमिक तो आप कहोगे सेम ही है, तो इसमें क्या हुआ लिखने जैसा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों केस में प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा, फिर मैं क्यों स्टीरियो सिलेक्टिव एल्डोल चिल्ला रहा हूँ तब से? क्योंकि स्टीरियो आइसोमर बनने वाले हैं। कैसे स्टीरियो आइसोमर? वहां पर आपने देखा इनोलेट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा जी और ई की वजह से, और यहाँ कैसे देखा कि यहाँ थे दो कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर ये और एक कायरल सेंटर ये, दोनों कंपाउंड में कनेक्टिविटी पूरी सेम है। अगर आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी मतलब नहीं पता तो एक बार मेरे आइसोमेरिज्म वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर मैंने सब कुछ समझा रखा है। दो कायरल सेंटर हैं दोनों कंपाउंड में, तो इसका मतलब ये क्या क्या शो कर सकते हैं? इनैंसियोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, ठीक है, और डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। डाया लिख दिया केवल, पता चलना चाहिए, डाया भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इनैंसियो कब शो करेंगे? इनैंसियो कब शो करेंगे? जब दोनों कायरल सेंटर पर डिफरेंट कंपाउंड में इन्वर्जन अलग अलग हो जाए। मतलब अगर यहाँ CH3 ऊपर और यहाँ OH ऊपर, तो यहाँ CH3 नीचे और यहाँ OH नीचे, वो होंगे इनैंसियोमर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कैसा होगा? डायस्टीरियोमेरिज्म कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे कि मान लीजिए कि अब मैं कहता हूं कि एक केस ऐसा है जब PH और CH3 दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है। अब सेम प्लेन दिखाने के लिए ऊपर नीचे दोनों का इस्तेमाल कर सकता हूं। OH और CH3 दोनों सेम प्लेन में है, लो, तो इसको आप बोलोगे सिन एल्डोल। इसको आप क्या बोलोगे? सिन एल्डोल। ये बन सकता है। और इसी केस में क्या होता कि ये ना बन करके दूसरे वाले के साथ, मतलब इसके साथ ये बन जाता कि CH3 तो ऊपर रह गया पर OH नीचे चला गया, तो इसको आप बोलोगे एंटी एल्डोल। यही होता ही है। जो ई इनोलेट होते हैं, जो सबस्ट्रेट ई इनोलेट बनाना प्रेफर करते हैं, वो एंटी एल्डोल बनाना प्रेफर करते हैं। मतलब इस केस में ये मेजर होता है और दूसरा वाला माइनर होता है। दूसरा वाला मतलब कौन? सिन एल्डोल, मतलब ये वाला माइनर होता है। किस केस में? ई के केस में। लेकिन जी के केस में उल्टा होता है, सिन वाला मेजर होता है और माइनर कौन होता है? दूसरा वाला। मतलब एंटी कौन सा होता है? माइनर होता है। दोनों के केस में चीजें पलट जाती हैं, सिन माइनर। तो ये चीजें कहाँ से आई? इसके पीछे बड़ा ज़िमरमैन टेक्सलर ये वो अभी देखेंगे आराम से, पर पहले ओरिजिन समझिए कि पहली चीज क्या होनी चाहिए आपके मॉलिक्यूल में? इनोलेट में डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म होना चाहिए, ई और जी। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जब आपका एल्डोल प्रोडक्ट बने तो उसमें दो कायरल सेंटर हो और वहां पर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ओरिजिन पता होना चाहिए, कैसे जाने वाला है। अगर यही कीटोन से करा दिया होता तो यहाँ भी CH3 आ जाता, तो कहीं कुछ रखा नहीं रहता फिर, क्योंकि भाई कायरल सेंटर थोड़ी है, खत्म हो गया ना वहां पे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो इसका मतलब जो आप सबस्ट्रेट से रिएक्ट करा रहे हो उसको डायस्टीरियोमेरिज्म देना ही देना है, नहीं तो फिर तो एक ही कार्बन रहता ना फिर कायरल वाला, बाकी कहाँ रहते। तो ये चीजें भी आपको देखनी है कंडीशंस के तौर पे। तो अभी तक हमने ये समझा, तो मैं उसको एक बार जरा समराइज कर देता हूँ। हमने क्या समझा कि अगर जी या सिस इनोलेट बनाओ तो सिन एल्डोल बनाओ मेजर, और दूसरा वाला क्या बनाओ? माइनर। और अगर ई या ट्रांस बनाओ, कई बार ई और ट्रांस भी अलग हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कैसे टैकल करना है। तो क्या बनाओ? एंटी बनाओ मेजर, माइनर क्या बनाओ? दूसरा वाला, ठीक है। तो कोई पूछे स्टीरियो सिलेक्टिव क्या है? मतलब दो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे जिसमें एक मेजर बनेगा दूसरा माइनर बनेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है? एक ही दो स्टीरियो आइसोमर बनने के चांसेस हैं पर एक ही बनेगा और 100% बनेगा। ये चीजें हमेशा याद रखना और ये हमेशा नोट याद रखना। अब कौन सा सबस्ट्रेट ई बनाएंगे, कौन सा जी बनाएंगे, ये सब भी हमको देखना पड़ेगा। उसके लिए पर्चा उठा लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा भूल जाता है कभी कभी एकदम, ठीक है। तो आप लोग जो है पर्चेस पढ़ते रहिए।
सबसे ज्यादा जो डायस्टेरियो सिलेक्टिविटी डिपेंड करेगी ना कि कौन सा इनोलेट बनने वाला है, जी या ई, वो डिपेंड करती है सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर कि सब्स्टिट्यूएंट कैसा है। अगर मेरा सब्स्टिट्यूएंट बहुत बल्कि है, जैसे मान लीजिए कि TBU मैंने ले लिया, अब TBU को खोल के लिखोगे तो आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, इस पे मैंने बेस डाल दिया, ठीक है। तो TBU कभी नहीं चाहेगा कि मिथाइल ग्रुप इस साइड आए, क्यों? क्योंकि देखो कितना सारा स्टेरिक इंटरेक्शन हो गया, तो क्या वो इसको प्रेफर करेगा? वो इसको प्रेफर नहीं करेगा। वो किसको प्रेफर करेगा? वो बोलेगा दूसरा वाला बनाओ। कौन सा वाला? जिसमें मिथाइल थोड़ा मुझसे दूर हो इन द सेंस इस साइड हो, ठीक है, ये वाला। तो इसको ई बोलोगे जी बोलोगे, 1 और 1, तो इसको जी बोलोगे या फिर सिस बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? ई या फिर ट्रांस, ठीक है। तो बल्कि कीटोन में बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो किधर भेजेंगे उसको? दूर भेजेंगे। मतलब क्या बनाएंगे वो? जी या फिर सिस। मतलब इन केसेस में अगर मैं इससे एल्डोल लगाता असिमेट्रिक वाली तो मुझे कैसा मिलता? सिन मिलता। बात समझ में आ गई? एंटी नहीं मिलता, कहता है एंटी नहीं बनाना। लेकिन अगर मान लो यहीं पर मैं TBU की जगह छोटे ग्रुप लेता जाऊं जिनको मिथाइल से इतनी दिक्कत ना हो, H ले लूं, AT ले लूं, ठीक है, PH ले लूं, तो वो क्या करेंगे कि ठीक है मिथाइल नीचे भी आएगा तो मुझे कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो उन केसेस में क्या होगा? जब सब्स्टिट्यूएंट बहुत छोटे होंगे तो एंटी मेजर बनेगा, और अगर सब्स्टिट्यूएंट रिलेवेंट होंगे मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं तो क्या पता 50-50 बन जाए, 50-48 बन जाए। वो सब आपको डायस्टेरियोमेरिक रेशियो से देखना पड़ेगा। तो पहला मुद्दा क्या था कि जो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे यहाँ के नॉन इनोलाइजेबल, इनोलाइजेबल नहीं, इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनोलाइजेबल वाली साइड है, ये कौन सी है? नॉन इनोलाइजेबल साइड वाली। तो नॉन इनोलाइजेबल सब्स्टिट्यूएंट अगर ज्यादा बल्कि होगा तो वो जी इनोलेट बनाएगा, और वो जी इनोलेट क्या बनाएंगे? सिन एल्डोल बनाएंगे मेजर। सबको ये बात समझ में आ गई? सिन एल्डोल मतलब जो मेरा ये वाला ग्रुप है और बनने वाला OH ग्रुप है वो क्या होगा? सेम साइड में होगा। कुछ ऐसे कह रहा था ना मैं पिछली वीडियो में, Me और OH क्या हो गए? सेम साइड होगा। बहुत लोग बोलेंगे दोनों को नीचे दिखा दो, जब तक क्रिस्टल नहीं है कुछ भी दिखा दो, ठीक है। तो ये चीजें आप समझो। तो अगर मान लो कि छोटे सब्स्टिट्यूएंट है तो E बनेगा और एंटी एल्डोल बनेंगे। पहली चीज आप ये समझो। दूसरी चीज कि अगर मेरा इनोलेट जो है बनने वाला वो साइक्लिक बनेगा। बेस ले लो, एक बार बेस ले लिया, एक प्रोटॉन पकड़ा दो। कहाँ है इनोलाइजेबल प्रोटॉन? यहाँ है, यहाँ से पकड़ा दो, डबल बॉन्ड यहाँ, O- यहाँ, और एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड उसमें देखना है। तो जो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है 1, वो ये है और ये 1 है। ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट साइड जा रहे हैं। मतलब ये कैसा इनोलेट है? ई इनोलेट है। मतलब इससे बनने वाले जो एल्डोल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एंटी एल्डोल बनेंगे। ये रेफरेंस मैंने क्लेडन से लिया है, तो जिसको अगर पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रही है तो एक बार वहां जरूर पढ़ें, ठीक। तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दिखाओगे? कोई दिक्कत नहीं है, खाली OH और R इसमें ये वाला बॉन्ड है, इन दोनों को एंटी रख देना, कोई बहुत तकलीफ आपको नहीं होने वाली, ठीक। तो इसको थोड़ा सा थिक दिखा देना, उसको थोड़ा सा थिन दिखा देना, यहाँ कीटोन दिखा देना, वेज डैश दिखा देना, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एंटी एल्डोल बना दिया, साइक्लिक वाले में क्या बना दिया? एंटी बना दिया, ठीक है। लार्ज वाले में क्या बना दिया? सिस बना दिया आपने, सिन बना दिया। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा अंतर करना ये भी सीखो कि सिस ही क्या सिन है, सिस ही क्या ई है, ई ही क्या जी है, और हर बार क्या ओ सही देखना है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कि मैंने ये सब्स्टिट्यूएंट लिया, अभी ये देखो सब कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा यहाँ पे। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी होगा देखना आप, ठीक। मैंने ये सब्सटेंट लिया और मैंने LDA डाला, ठीक। तो इसका इनोलेट जो लिथियम इनोलेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, OLi प्लस आयनिक फॉर्म में रहेगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर मिथाइल, इधर O और इधर Me। अब चलो प्रायोरिटी दो, O दोनों सेम, Me मतलब कार्बन, Li मतलब लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और Me मतलब कार्बन का 6, तो इसकी प्रायोरिटी हो गई ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी हो गई कम। हटो यहाँ से। अब फिर CH3 ये और हाइड्रोजन यहाँ, तो ये 1, तो 1 और 1
अब भैया अभी तक तो आप उसको देख के बोल रहे थे कि भैया एस्टीन है, ये है, वो है, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, 1 1 अपोजिट साइड हो गए, तो ये इनोलेट को आप क्या बोलोगे, ई इनोलेट। समझे मेरी बात, क्योंकि 1 1 तो अपोजिट साइड चलेगा ना। अब मान लो मैं इसी Li को TMS क्लोराइड से क्विंच कर दूं, मतलब ट्राई मिथाइल साइलाइल क्लोराइड, मैंने स्क्वायर बिना लिखा है पर ऐसा होता नहीं, मैंने बस खाली दिखाने के लिए लिखा है। तो O माइनस का टैग, Cl बाहर, OSI बन गया। क्या बन गया, OSI। और यहाँ क्या था, OMe। अब की बार प्रायोरिटी में कौन जीता, ये फिर जीत गया, ये फिर जीत गया, तो इसको 1 और इसको 1, तो ये इनोलेट फिर कौन सा हो गया, जी इनोलेट हो गया। बात समझ में आई, हाई लो का चक्कर समझ में आया। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट और टाइप ऑफ इनोलेट के ऊपर, ठीक है। तो इसको समझो। तो अभी तक 2 चीजें हम लोगों ने समझ के आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सबको पता है कि मैंने जो पहले बेसिक वीडियो में पढ़ाया कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है और वही एक इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। ये तो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन था। जब इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म स्टडी किया गया, ज़िमरमैन टेक्सलर मॉडल बोलते हैं उसको, तो उसमें बोला क्या कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक 6 मेंबर्ड बेस्ड ट्रांजिशन स्टेट से होता है। अब उस 6 मेंबर्ड मतलब कि 6 मेंबर्ड होने चाहिए उसमें। तो 6 मेंबर्ड कौन से हैं, एक आपका ये मेटल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा चौथा ये इनोलेट के डबल बॉन्ड, पांचवा आपका कार्बोनिल का कार्बन और छठा आपका कार्बोनिल का ऑक्सीजन। ये 6 लोग मिलके एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे दिखती है। कैसे दिखती है देख लेते हैं, ऐसे कुछ दिखती है। कहाँ पे क्या आएगा, अब वो देखते हैं कहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले इस वाली जगह पर ऑक्सीजन रखो, इनोलेट वाला। ये कौन सा ऑक्सीजन है, इनोलेट वाला, इनोलेट वाला ऑक्सीजन रखो, ठीक है। और O से कौन बॉन्ड है, Li बॉन्ड है, Li बॉन्ड है। अब Li इसके पास है तो जाहिर सी बात है कि इस ऑक्सीजन से भी चिलेट करेगा, तो यहाँ पर कौन आएगा, कार्बोनिल का ऑक्सीजन। कौन आएगा, कार्बोनिल का ऑक्सीजन। बहुत कठिन नहीं है, अगर एक बार चेयर बना लिए तो मैकेनिज्म पूरा आसान है, 2 मिनट में सब समझ जाएगा। सीन बनेगा, एंटी बनेगा, कहानी खत्म, ठीक। अब देखो ये लिख लिए कार्बोनिल का ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ क्या आने वाला है, नंबरिंग देना स्टार्ट करो। 4 1 2 3 5 6 दे दिए। अब आधा काम और आसान हो गया। 1 पे Li, O पे 2, 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 कहाँ गया मेरा, सॉरी 1 मैंने इसको दिया, मैं गड़बड़ कर दिया। 1 2 3 4 5 6, आई एम रियली सॉरी ना। तो 3 और 4 के बीच में क्या आया, एक डबल बॉन्ड आया। अब पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहीं से आने वाली है। इस इनोलेट की क्या केमिस्ट्री है, ये Me यहाँ जाता है या ये Me नीचे आता है, पूरी कहानी इसी पे डिपेंड होने वाली है। कैसे, अभी आप देखेंगे, ठीक है, अभी आप देखेंगे, बस 2 मिनट में अभी आप देखेंगे कि कैसे ये डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ हाथ लगा देता हूँ, ठीक। तो अब जरा एक बार लेबल कर लेते हैं अपना पूरा इनोलेट का। ये कार्बन का ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन ये सब ब्रेक हो रहे होंगे। ट्रांजिशन स्टेट लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड के फॉर्म में नहीं है। नए बॉन्ड बन भी रहे हैं और नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैं लिख सकता हूँ एज इट इज। बाकी मुझे ये बॉन्ड थोड़ा डॉटेड दिखाने पड़ेंगे। ये बॉन्ड भी बना नहीं है 4-5 का, ये भी बन रहा है तो डॉटेड दिखाना पड़ेगा। ये भी कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, चिलेशन है, तो मुझे इसको ऐसे सिंगल बॉन्ड से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 3 पर क्या था, अब जरा एक बार स्टार्ट करते हैं काउंट। 1 पे Li, 1 पे Li, 2 पे ऑक्सीजन, 2 पे ऑक्सीजन। 3 पे क्या था, एक 3 से 4 का डबल बॉन्ड था और 3 पर एक R ग्रुप की था। अब आपने इस बॉन्ड को आपने एक्सियल रखा, क्यों, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको उसकी इनोलेट की ज्योमेट्री मेंटेन करने के लिए उसको ऊपर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने डबल बॉन्ड लिखा, डबल बॉन्ड लिखा। R4 पर आपके पास 2 ग्रुप थे, एक Me एक H। तो अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी क्या, या तो H यहाँ आ जाए या तो Me यहाँ आ जाए, या तो Me यहाँ आ जाए या तो H यहाँ आ जाए। मतलब ये इसके साथ है, ये पेयर है, और ये इसके साथ दूसरा वाला पेयर है, ठीक है। 2 पेयर हैं आपके। अब ये कैसे डिपेंड करेगा कि Me यहाँ आएगा कि H यहाँ आएगा, वो डिपेंड करेगा इनोलेट की ज्योमेट्री पे। ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है,
देखो मेरी बात, ये बॉन्ड इधर है और ये बॉन्ड इधर है, तो ये कैसे नेचर के हो गए, एंटी। तो अगर आपके Me और O एंटी हैं तो Me यहाँ रहेगा। मतलब अगर आपके Me और O E इनोलेट में है, किस इनोलेट में है, ट्रांस में या E में है, तो ये वाली ज्योमेट्री अडॉप्ट की जाएगी जिसमें Me ऊपर हो, E इनोलेट वाला। यदि आपके Me और O सेम साइड हैं, सिस हैं, दोनों डाउन द प्लेन जा रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो ये वाली ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा। तो सबसे पहले चीज आपको क्या सीखनी है, ओरिजिन ऑफ सिलेक्टिविटी में पहला पॉइंट कि Me कहाँ रहेगा, एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पर, और वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपका इनोलेट कौन सा जनरेट हुआ है, E हुआ है, Z हुआ है। ठीक है, तो टाइमिंग हम मान लेते हैं हमने जो सबस्ट्रेट लिया है उसने Me दिया है E। ठीक है, देखो ये इधर और ये इधर भैया जी दोनों अपोजिट है ना, तो Me गया ऊपर। ठीक है, उसके बाद अब आप आओ फिफ्थ कार्बन पर, आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी हो गए R और H। आप इसको दो ही तरीके से लिख सकते हो, या तो आप इसको इक्वेटोरियल लिख दो या तो आप इसको एक्सियल लिख दो। अब एक्सियल पे कौन सा ग्रुप जाएगा, सबको पता है एक्सियल पे वो ग्रुप जाएगा जिसकी जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस को क्या करे, हिंडर्ड करे एकदम इस R ग्रुप से। तो आप कहोगे कि अगर मैं यहाँ पर इसको R डैश से नोटिफाई करता हूँ, अगर आप कहोगे कि मैंने यहाँ पर R डैश ऊपर रखा, अगर मैंने यहाँ R डैश ऊपर रखा तो क्या होगा, R डैश ऊपर रखते ही R और R डैश में बहुत ज्यादा जो है स्टेरिक इंटरेक्शंस हो जाएंगे। तो आप क्या प्रेफर करोगे कि R डैश को आप यहाँ रखो और H को आप यहाँ रखो। तो ये तो आपको सेट करना ही करना है। पहले दूसरी चीज आपको ये सेट करनी है, और RH ना हो तो आपको ग्रुप के हिसाब से सेट करना है कि कौन सा लेस मोर बल्कि ग्रुप यहाँ आएगा और लेस बल्कि ग्रुप एक्सियल पे जाएगा, मोर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे जाएगा, लेस बल्कि ग्रुप एक्सियल पे जाएगा। और Me और H की ज्योमेट्री सेट करनी है, वो कहाँ से देखोगे कि मेरा इनोलेट क्या है, Z है या E है। जब इतना सब कुछ आप देख लोगे तो फिर आपको बस इन बॉन्ड्स को कनेक्ट करना है और इस टेक्सलर मॉडल से आपको अपना प्रोडक्ट निकाल लेना है। कैसे, बस 2 मिनट में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमें कोई बहुत तकलीफ ना हो। मैं मान लेता हूँ इस केस में इथाइल लिया, ठीक है, नॉन इनोलाइजेबल है इथाइल। तो आप बताओ क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो। ठीक है, ये लिया मैंने, ठीक है, इथाइल लिया और एस्टरडिहाइड लिया, तो नॉन इनोलाइजेबल इथाइल है, तो ये बहुत लेस बल्की है, लेस बल्की है तो ये क्या प्रेफर करेगा कि मेरा जो इनोलेट बने वो कैसा बने, बताइए आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा। इथाइल है तो कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये क्या है, E है या Z है, पहले तो ये देख लो। तो ऑक्सीजन ऊपर है, मिथाइल उसके, मतलब ऑक्सीजन जिस साइड है मिथाइल उसके एंटी है। तो इसी चीज को आपको टेक्सलर मॉडल में मेंटेन करना है। ये Me आ गया, ये H आ गया, ET ये आ गया, O ये आ गया। लोग कहेंगे O वहां रख दो, O वहां रखूंगा तो उसकी सॉल्वेंट रेसिप्रोसिटी बनेगी। उससे लोग क्वेश्चन पूछते थे, तो मुझे याद है आज भी जब पढ़ाता था तो बोलते थे O वहां रख दो ऊपर साइड। अरे O कैसे ऊपर रख दूं मैं, O ऊपर रखूंगा तो ट्रांसफर स्टेट कहाँ बनेगी, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांसफर स्टेट चाहिए ना भैया, तो इसीलिए ET वहां जाता है। ठीक है, फटाक से आप लिथियम यहाँ लगा दो, फटाक से कार्बोनिल का ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक बॉन्ड को हल्का सा डैश डैश दिखा दो। अब इस पर 2 ग्रुप हैं CH3 CHO पर, एक आपका CH3 है और एक आपका कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है CH3 लेस बल्कि है तो यहाँ आएगा, हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। सब कुछ इतना आसानी से हो गया, ये बॉन्ड इधर चलेगा, ये बॉन्ड इधर चलेगा, ये बॉन्ड इधर चलेगा, आराम से बना दो। ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया ET, ठीक है, मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, फिर आपने एक बॉन्ड भी कनेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। इस वाले को न्यूमान प्रोजेक्शन की तरह देखो, तो ये Me है, ये R डैश है और ये मिथाइल है। इस पूरे ग्रुप को R डैश बोल रहा हूँ। तो मिथाइल किधर गया, अबव द प्लेन गया, और उसके सामने वाले कार्बन को देखो, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, मिथाइल और OH नीचे। तो इसका मतलब इसमें कैसा रिलेशन आ रहा है, इन दोनों में एंटी रिलेशन आ रहा है। कैसा आ रहा है, एंटी रिलेशन आ रहा है। और एक कैसा इनोलेट है, आप देखो एक बार, 1-1, मतलब कि ये कैसा रिलेशन है, ये है E या G, ये है E इनोलेट, ट्रांस इनोलेट। तो इसने कैसा प्रोडक्ट दिया हमें,
एंटी प्रोडक्ट दिया। जिसको ये ना समझ में आया हो वो सामने से इस स्ट्रक्चर को देखो, न्यूमान देखो, इन दोनों कार्बन को 1 और 2 को आप न्यूमान के फॉर्म में देखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आप लिखो अपने आराम से कि ये अगर OH है, ये मेरा CH3 है, मैं शायद आगे का कार्बन पीछे, पीछे का कार्बन आगे, लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ बस। तो ये मेरा वो बड़ा वाला ग्रुप है ET, और ये मेरा मिथाइल है, और ये मेरा हाइड्रोजन है, ये रिलेशन है आपका। अब चाहे तो आप इसको लीनियर चेन में रख के सेट कर लो, चाहे तो आप देख लो कि Me और OH क्या है, एंटी है, वो इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये अबव द प्लेन है तो वो बिलो द प्लेन है। आप ऐसे इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो क्या दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, पहली चीज कि इनोलेट जनरेट जो हो रहा है वो E हो रहा है कि G हो रहा है, और जो लेस बल्की ग्रुप है कार्बोनिल का वो हमेशा एक्सियल पे जाना चाहिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को थोड़ा टैकल करिए, ठीक है। और आपको बाकी मैं इनसाइट्स देता हूँ, और थोड़ा बोरॉन इनोलेट के बारे में भी देखेंगे कि बोरॉन इनोलेट पे भी डिपेंड करता है। बहुत एक नोट पॉइंट है, क्योंकि मैं अगर उतना डिटेल में चला गया तो शायद एक वीडियो अलग उस पर बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर चाहिए होगी तो जस्ट लेट मी नो, आई विल बी टीचिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो अभी मैं कीटोन पे ही बात करता हूँ। कीटोन पे हमने सिन और एल्टी देखा, तो कीटोन पे सिन चाहिए तो बल्कि ग्रुप R चाहिए और लिथियम इनोलेट चाहिए, और अगर एंटी चाहिए तो साइक्लिक कीटोन चाहिए, जैसा हमने देखा। ठीक है, तो यही दो चीजें हमने आज की वीडियो में देखी, और हमने देखा कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि कैसे एंटी और सिन का स्टेरियोसिटी मिलेगा हमें। एक बार देख लेते हैं। अगर मेरा जी इनोलेट होता तो कुछ ऐसे बनता, मैं TBU ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो तो नहीं प्रेफर करेगा ना जाना यहाँ पे, तो मेरा Me यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, Li यहाँ आ गया, कार्बोनिल यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप देख लो कि आपका ग्रुप कैसे है। तो आपका ग्रुप यहाँ पर मान लो, फिर आपने CH3CHO लिया होता तो CH3 इक्वेटोरियल आ गया, हाइड्रोजन एक्सियल आ गया, तो ये बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड कैसे बनेंगे देख लो एक बार सब लोग। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ TBU, ठीक है, यहाँ TBU, ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? ना ना, ये और ये, सॉरी। हाँ, फिर OH नीचे गया, मिथाइल भी एक तरीके से नीचे गया। अब इन दोनों का न्यूमान प्रोजेक्शन देख लो तो कुछ ऐसे हुआ, OH H Me, फिर बैक वाले कार्बन पे जाओ, मिथाइल नीचे, और फिर ये वाला कार्बोनिल ग्रुप इधर और हाइड्रोजन इधर। अब देखो OH और Me कैसे हैं, दोनों इस लाइन से नीचे, मतलब सिन, बिलो द प्लेन दोनों। ठीक है, तो ये इनोलेट कैसा था देखो, 1 1, ये था जी इनोलेट, तो इसने मुझे क्या दिया, सिन दिया। समझे? और एक बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पर RS निकाल लो, यहाँ पर RS निकाल लो, लॉन्ग चेन लिख लो, फिर ग्रुप को अपने हिसाब से सेट कर लो, वो भी लोग कराते हैं। तो ये था सिन और एंटी एल्डोल का जीमरमान टेक्सलार मॉडल। कैसे हमने स्टडी किया वो हमने बताया। थोड़ा सा रहता है बोरॉन इनोलेट, और मैं आज नहीं पढ़ा पाया, शायद अगली बार पढ़ा पाऊँ कि कैसे जो है आप इवांस ऑक्सिलरी को जो है इसमें करोगे। यहाँ बल्कि ग्रुप लगा देते थे, तो जो 4 बनते थे ना, सिन के 2 और एंटी के 2, उसमें सिन का कैसे एक बनाओगे, एंटी का कैसे एक बनाओगे, सब पूरी कहानी, वो सब देखने के लिए हमको भी बहुत रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये NH यहाँ से अटैक मारता था, ये Cl बाहर होता था, और इसमें ये एक कायरल ऑक्सिलरी ये एक लग जाती थी, इसको बोलते थे इवांस ऑक्सिलरी। कैसे बनती है, अमीनो एसिड को पहले अल्कोहल, अमीनो एसिड का पहले एसिड का अल्कोहल बनाओ रिड्यूस करके, फिर डाइमिथाइल कार्बोनेट से क्विंच कर दो, तो NH2 का NH और CH2OH का OH लग जाता था, और ये ऑक्सिलरी बन जाती थी। बहुत अच्छा काम था। अब ये देखो, ये फेस है एक pH फेस, तो इसका मतलब आपने पहले से ही आपने एक पहले स्टीरियो सेंटर दे दिया इसमें, तो आने वाला अटैक कैसा होगा सब देखेंगे। डायस्टेरियो ट्रांजिशन स्टेट्स, एनर्जी गैप, कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल, बहुत डिटेल हो जाएगा, इतना कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इसके लिए भी एक वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जस्ट कमेंट करिए कि डिस्फोक्स कीटल पढ़ना है या कुछ आपको अलग मेयर्स का पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है, आपको लगता है नहीं अवेलेबल है, जस्ट लेट मी नो, और फिर आगे हम लोग उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।